ततारपुर थाना क्षेत्र के सराय निवासी शाहजमान खान की बेटी कायनात फातिमा ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। ये सब सुनने में आपको अजीबोगरीब जरूर लगेगा, लेकिन यह सच है। इसकी पूरी सच्चाई जानने के बाद यकीन मानिए आपको अंदर से झकझोर देगा। ऐसा भी नहीं है कि कायनात की उम्र मरने के लायक हो गई है या फिर उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी नहीं है। बावजूद इसके वह महामहिम से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। बीएसएनएल ने कोर्ट का वक्त जाया करते हुए एक कोर्ट में पिटीशन डाला जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि 30 जून 2019 तक वो खाली कर देंगे, मगर उस पर उन्होंने कुछ भी कार्यवाही नहीं की। इसके लिए उन्होंने फिर से एक माफीनामा दर्ज किया जिसमें वो फिर से मेंशन करते हैं कि 30 दिसंबर 2019 तक वो खाली कर देंगे। उस पर भी उनका कोई एक्शन नहीं हुआ और देखें अभी भी ये मामला वहीं का वहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, ये सब हो गया। बीएसएनएल अपने किसी भी डेट पर कभी भी कायम नहीं रहा। तो फिर दरअसल कायनात फातिमा कानूनी लड़ाई जीतने के बाद भी भ्रष्ट सिस्टम से हार गई है। यही नहीं, पेचीदगी से भरे इस कानूनी लड़ाई में कुछ दिन पहले उनके पिता शाहजमान खान और माता मुनव्वर सुल्ताना की भी मौत हो गई है। वही ऐसे में अपनी दोनों सगी छोटी बहनों का भरण पोषण करना कायनात फातिमा के कंधों पर है। ये एक्चुअली ये मामला 2002 से है। मेरी मम्मी ने बीएसएनएल के साथ एक अग्रीमेंट किया था जो कि 7 वर्षों के लिए था, 2002 से 2009 के बीच में। तब से मेरे पिता जो थे वो हमेशा लगातार चिट्ठी लिखकर कि आप ये घर मेरे निजी कार्य 2009 के बाद अग्रीमेंट खत्म होने के बाद उन्होंने उनको लिखा कि मुझे अपनी निजी आवश्यकता है, आप ये मकान कृपया करके खाली कर दें। तो क्योंकि वो खुद एक पुलिस अधिकारी थे तो उनको लगा कि पत्राचार करने से शायद ये मामला सलट जाए और ये खाली कर दें, लेकिन बीएसएनएल ने इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। ये मामला बढ़ते बढ़ते मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर इस चीज़ का मोर्चा मेरी माँ ने संभाला। पिताजी की मृत्यु कैसे भी होता है? इसी वजह से मेरे पापा बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में आ गए, उनका किडनी फेलियर हो गया, क्योंकि उनको और तो कोई बुरी चीज़ों की आदत थी नहीं। बस इस चीज़ में मतलब ब्लड प्रेशर उनका हाई रहने लगा, शुगर हाई रहने लगा, लगातार जाना आना ऑफिस पे, मगर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था इस चीज़ का। राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगने के सवाल पर कायनात फातिमा ने बताया कि उनकी निजी आवाज पर बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस है, लेकिन एग्रीमेंट का समय समाप्त होने के 11 साल बाद भी बीएसएनएल उनका मकान खाली नहीं कर रहा है। यही नहीं, बीएसएनएल कार्यालय के अधिकारियों की मनमानी से वह अब काफी परेशान हो चुकी है। इस संबंध में कायनात फातिमा की माने तो बीएसएनएल से उनका 7 साल का एग्रीमेंट था। यह एग्रीमेंट उनके पिताजी ने प्रत्येक महीने 4,850 रुपए किराए के साथ 26 सितंबर 2002 को किया था, जो 26 सितंबर 2009 को समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके फातिमा के मकान से बीएसएनएल का ऑफिस अन्य जगह स्थानांतरित नहीं हो पाया। मकान को खाली कराने के लिए कायनात के मरहूम पिता शाहजमान खान ने कई दफा बीएसएनएल के अधिकारियों को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से अपना छोटा सा आशियाना खाली कराने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक न रेंगी। फातिमा की माने तो उनके पिता को किडनी से संबंधित कोई बड़ी बीमारी हो गई। इसके पश्चात 4 जनवरी 2016 को ही उनकी मौत हो गई थी। कायनात फातिमा के पिता की मौत के बाद बीएसएनएल के खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं रुकी। इस लड़ाई में कायनात फातिमा की मां मुनव्वर सुल्ताना ने मोर्चा संभाला, लेकिन इस लड़ाई में वह भी सफल नहीं हो सकी। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से उनकी मौत हो गई। इतनी घटनाओं के बाद भी बीएसएनएल के अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। अधिकारियों ने घर खाली करने के बजाय कायनात फातिमा को धमकी देना शुरू कर दिया। कायनात फातिमा ने माता पिता के निधन के बाद घर को खाली कराने की कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। इसमें वह जीती भी। बीएसएनएल के पदाधिकारियों ने न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि 2019 में बीएसएनएल कायनात फातिमा को निजी मकान खाली कर देगा। लेकिन वो कहते हैं ना, कथनी और करनी में काफी फर्क है। यही नहीं, बीएसएनएल के अधिकारियों ने अब तक मकान खाली नहीं किया है।
बीएसएनएल का रवैया तो यही रहा कि मुझे लगता है इन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया इस केस के अगेंस्ट। पहले कोर्ट कौन गया, आप गए कि पहले बीएसएनएल के अधिकारी हमें गए? जाना पड़ा। हाँ। क्या क्योंकि इनकी तरफ से कोर्ट में आपने क्या कहा वो बताइए। कोर्ट में मेरी माँ ने कहा कि मेरी सिर्फ बेटियां हैं और उनके लिए मुझे ये घर की आवश्यकता है और इसमें ऑफिस नहीं चल सकता क्योंकि पैसेज एक ही है और रहा बात हमेशा किसी न किसी जेंट्स का आना रहेगा तो शायद इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग सोशली समाज में रहने वाले लोग हैं तो समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेरी माँ ने उसीलिए कहा कि बीएसएनएल को खाली कर देना चाहिए। ये नैतिकता के आधार पे भी उनको खाली कर देना चाहिए कि अग्रीमेंट का मतलब ही अग्रीमेंट होता है। जब ये अग्रीमेंट नहीं था तो मतलब अब आप खाली कर दीजिए। तो बीएसएनएल का तो इसको लेकर के कोई भी सीरियसनेस दिखा ही नहीं। बीएसएनएल ने कोर्ट का वक्त ज़ाया करते हुए एक कोर्ट में पिटीशन डाला जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि 30 जून 2019 तक वो खाली कर देंगे, मगर उस पर उन्होंने कुछ भी कार्यवाही नहीं की। इसके लिए उन्होंने फिर से एक माफीनामा दर्ज किया जिसमें वो फिर से मेंशन करते हैं कि 30 दिसंबर 2019 तक वो खाली कर देंगे। उस पर भी उनका कोई एक्शन नहीं हुआ और देखें अभी भी ये मामला वहीं का वहीं है क्योंकि लॉकडाउन हो गया, ये सब हो गया। बीएसएनएल अपने किसी भी डेट पर कभी भी कायम नहीं रहा। तो फिर आप कायनात फातिमा ने बताया कि भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने भी 31 मार्च 2020 तक बीएसएनएल के जिलाधिकारी को एक्सचेंज ऑफिस अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, लेकिन भला बीएसएनएल के अधिकारी इतनी जल्दी कहाँ मानने वाले थे। उन्हें करना वही था जो वह करना चाहते थे। आखिरकार बीएसएनएल ने कायनात फातिमा का घर खाली नहीं किया। वही बीएसएनएल के जीएम महेश कुमार ने इस संबंध में बताया कि यह न्यायिक मामला है, इसमें वह कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तक वो खाली कर देंगे, उस पर भी उनका कोई एक्शन नहीं हुआ और देखें अभी भी ये मामला वहीं का वहीं है क्योंकि लॉकडाउन हो गया, ये सब हो गया। बीएसएनएल अपने किसी भी डेट पर कभी भी कायम नहीं रहा। तो फिर आप कोर्ट जा रहे हैं क्या, मतलब कि देखिए आपका मामला बार बार हो रहा है। अब इसके वजह से मुझे बार बार बाहर से आना पड़ता है। सिर्फ अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इकोनॉमिकली बहुत हम लोग डिप्रेशन में आ गए। बीएसएनएल का जो ये रवैया है, अधिकारियों का जो रवैया है जी, तो फिर आप कोर्ट जा रहे हैं या फिर कोर्ट गए कि देखिए आपका बार बार आदेश का अवमानना हो रहा है, आपको जो है गलत साबित करने पर तुला हुआ है पिटीशन करके। बिल्कुल, हम लोग फिर से कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाएंगे और ये मैटर भी कोर्ट में है। ठीक, और ये फैसले पर ही है ये मैटर। तो डीएम साहब से अपनी गुहार लगाई थी कुछ? जी बिल्कुल, मैंने जिलाधिकारी से लगाया था। उन्होंने भी जो कहा, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मैटर कोर्ट का है तो कोर्ट का फैसला आने का हम इंतजार करेंगे। तो उन्होंने लेकिन हमें एक टेंटेटिव डेट दिया बीएसएनएल को कि आप नैतिकता के आधार पर 30 मार्च 2020 तक आप खाली कर दें। वो आदेश लिखित था या फिर मौखिक? नहीं, उन्होंने मौखिक रूप से कहा था। उनके कुछ अधिकारी भी थे, बीएसएनएल के अधिकारी भी थे वहाँ पर। और कौन कौन थे वहाँ उस समय मौजूद? उस समय वहाँ पे डीएसपी तक थे, राजवंत सिंह वो थे, एसडीएम भागलपुर थे और डीएम साहब खुद मौजूद थे और बाकी एसडीओ अर्धेंदु कुमार थे, कमरे आलम इनके जी थे, वो मौजूद थे। कहीं ना कहीं आपका कहने का ये मतलब है कि अधिकारियों ने, बीएसएनएल के अधिकारियों ने जो डीएम के आदेश को भी जो ठेंगा दिखा दिया, ये कह पर आप? मैं वो तो नहीं कह सकती उन्होंने ठेंगा दिखाया या नहीं, लगता तो वैसा आदेश ही तो नहीं है। वहाँ। और उन्होंने ये कहा भले ही मुझे कि डीएम का आदेश लिखित नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते, पर हमारे लिए तो डीएम का आदेश मौखिक भी बहुत बड़ा होता है। तो हम तो वही मान करके इनको, हम उसी चीज़ पर थे कि 30 मार्च तक खाली कर देंगे। उसके बाद भी इन्होंने मेरा कोई फ़ोन कॉल, किसी भी चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी कार्यालय बंद है या फिर खुला हुआ? कार्यालय बंद ही है, वो चलता नहीं है। अच्छा, हमारी तरफ से इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो कुछ धमकी की बात आप कर रहे थे अधिकारियों के द्वारा? हाँ, अब ये रात बेवक्त हमारे घर पे आ जाते हैं कि आप बीएसएनएल को बाधा कर रही हैं, साबोटाज हो रहा है, यहाँ पे काम ठीक से नहीं हो पा रहा है और आप इसकी जिम्मेदार हैं। तो मुझे ये जानना है कि जब बीएसएनएल कार्य नहीं करता तो इसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। सबसे पहले तो 10 साल से ये मेरे घर पे अवैध रूप से है, तो इसकी जिम्मेदारी बीएसएनएल के मौजूदा जीएम से आपने बात किया, वो क्या बोले? जीएम सब मैटर को सिर्फ कोर्ट पर ही थोप देते हैं कि कोर्ट ही जो करेगा। अब ये कुछ नहीं करना चाहते, ये घर नहीं लेना चाहते हैं किराया, क्योंकि यहाँ पे इनको किराया नहीं देना ये भी कहा जा रहा है कि जीएम साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रही है।
ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ऐसा मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो भले ही हमारे पर्सनल लाइफ पे, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि गैर कानूनी तो उनका कब्जा है हमारे घर पे, हमारा कब्जा नहीं उनके घर पे। अभी क्या मांग कर रहा है राष्ट्रपति से? राष्ट्रपति से मैंने इच्छा मृत्यु की मांगी, क्योंकि मैं हर जगह जा चुकी हूँ, हर एक कार्यालय ठकठका चुकी हूँ। जी बिल्कुल, अगर मेरा मांग पूरा हो जाता है, और कौन समाज में, हर कोई समाज में रहना चाहता है। बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के केवल 3 घंटे बाद ही अपना इस्तीफा दे दिया है, जबकि इस्तीफे के बाद भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त पदभार फिलहाल मिला है। यहाँ आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी को 16 तारीख को ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के दौरान अपने कैबिनेट में शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी सौंपी थी, लेकिन इसके बाद से ही सबौर कृषि कॉलेज में सहायक प्राध्यापक सह जूनियर इंजीनियर की भर्ती में हुए धांधली के मामले में विपक्ष शिक्षा मंत्री और सीएम पर हमलावर थे। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी नीतीश सरकार की जमकर किरकिरी हो रही थी। ऐसे में डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने आज अपना पदभार ग्रहण करने के मात्र 3 घंटा बाद ही अपना इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति रहते डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर नियुक्ति घोटाले का आरोप था। इस मामले में तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद और राजभवन के विशेष पहल पर निगरानी विभाग से इसकी जांच कराई गई थी। इस संबंध में भागलपुर सिविल कोर्ट के पीपी सत्यनारायण शाह की माने तो निगरानी विभाग की टीम ने मेवालाल चौधरी को आरोपी बनाया था। हालांकि अब तक आरोप सत्यापित नहीं हुआ है। वहीं उच्च न्यायालय से मेवालाल चौधरी को अग्रिम जमानत भी मिला हुआ है। लेकिन शिक्षा मंत्री के शपथ ग्रहण के बाद रांची में सजायाफ्ता राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने संयुक्त रूप से मिलकर सीएम नीतीश को जीरो टॉलरेंस की याद दिलाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग किया था। स्टेटस यही कहानी तो उसमें वही है कि यहाँ पर उसका जमानत आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर से जिला जज के यहाँ से जमानत आवेदन उसका खारिज किया गया। उसके बाद वे लोग पटना से अपना जमानत करा करके बैठे हुए, अभी वह अपीयरेंस पर चल रहा है। चूँकि विजिलेंस कोर्ट को अभी पावर नहीं आया हुआ है अभी, इसीलिए वो पड़ा हुआ है, नहीं तो वो विजिलेंस वो अपीयरेंस पर पड़ा हुआ है। अभी तो वर्तमान परिस्थिति यही है उसका। केस की जानकारी साधारण सी बात है कि ये 4/2017 की कहानी है। उसमें हुआ था क्या कि ये कुछ अपॉइंटमेंट किए थे, उस अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ था, उसके आधार पर ये अपॉइंटमेंट किए थे, जिसमें कुछ लोगों को जो है सही नंबर को कम नंबर वाले का अपॉइंटमेंट किया गया था और अधिक नंबर वाले को अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था, जिसके विषय में उसकी शिकायत की गई थी गवर्नर के यहाँ, और गवर्नर के आदेश से उस पर मुकदमा चला था। अपीयरेंस पर है। हाँ, जांच हो चुका है। अब तो जब तक कि उस पर की किसी प्रकार का चार्जशीट सबमिट हो जाता है, जब तक उसका ये आता नहीं है, आरोप पत्र आता है, उसको वो अपीयर हो जाएगा, तभी उसके आगे की प्रक्रिया होगी। आगे की प्रक्रिया तो सिंपल है, वो अपीयर हो जाएंगे, उसके बाद उन पर आरोप गठन किया जाएगा। आरोप गठन के बाद गवाहियों की जितनी गवाहत है उसमें और जितने पेपर्स हैं उसके आधार पर उनका अभी तो अपीयरेंस पर है। अभी मेवालाल उसमें ये जो अभी मना प्रधानमंत्री ने सॉरी अभी जो ये मंत्री पद का शपथ ग्रहण किए हैं, उसके बाद से अब इनको जब आ जाएगा मना अपीयरेंस पर ये उपस्थित होंगे, तभी उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। अभी तो सिंपल सा बात है। भागलपुर में नाथनगर के नवनिर्वाचित विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर सीएम नीतीश को ही कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली में अभ्यर्थियों को कई जांच से गुजरना पड़ता है, तो फिर मंत्री बनाने के मामले में सीएम डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि इस्तीफा तो देना ही था। भ्रष्ट लोगों को महागठबंधन एक पल भी इतने बड़े पद पर नहीं रहने देगा। दरअसल विधायक चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में लोगों से मिलने आए हुए थे। इस दौरान विधायक इमामपुर, शाहजंगी, हबीबपुर, बद्रे आलमपुर, मोहद्दीनपुर, रहमतबाग सहित कई गाँव में जाकर लोगों से मिले। विधायक सभी को चुनाव में भारी संख्या से वोट करने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। इसके साथ ही मोहल्ले वासियों ने विधायक को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इसके पश्चात विधायक ने जल्द सभी समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। जरा सा इधर से दब दीजिएगा, जब दब जाइएगा उधर से लेडीज लोग देखेगी जैसा।
क्षेत्र में क्या दौरा था सर आज? मिलन समारोह, मिलन सभा क्षेत्र धन्यवाद समारोह सबको शुक्रिया अदा किया जी। मुझे शुक्रिया अदा किया, उन्होंने हमको मदद किया। आपको आप सड़क, नाला, बिजली, अस्पताल, स्वास्थ्य और स्कूल बच्चे लोगों ने अपने मोहल्ले के जवान आपने आश्वासन दिया? कैसे दें हम? उन्होंने ये कहा कि भाई कोशिश करेंगे, वादा से कुछ नहीं। मेवालाल चौधरी इस्तीफा दे दिए मात्र 3 घंटा में, क्या कहेंगे आप? ये उनकी विफलता का परिणाम है कि जो एनडीए की सरकार जो बनी है ये बेईमानी की सरकार है। बेईमानी की खेती ज़्यादा दिन चलती नहीं। मेवालाल चौधरी पर आरोप था शिक्षक भर्ती घोटाला का, जो आज इनके सामने आया है। पदभार ग्रहण करने के 3 घंटा में उनको इस्तीफा देना पड़ा है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? ये बेईमानों का बेईमानी का परिणाम है। बेईमानी का परिणाम। आप किसी को कोई पद दे रहे हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं किसी की बहाली के लिए तो 200 क्वेश्चन पूछते हैं, उससे ठोकते हैं, बजाते हैं, तब उसको बहाल करते हैं। अभी मंत्री कैसे थे, आप बहाल कर लिया? गलती किसकी है? बहाल करने वाले की, मुख्यमंत्री की। बहाल करने वाले की गलती है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि मतगणना में बेईमानी कर महागठबंधन के कई उम्मीदवारों को हराया गया। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए उन लोगों ने न्यायालय का रुख किया है, जहां से जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि एनडीए वालों ने गलत तरीके से सरकार बनाई और दिवाली मनाई है, जबकि न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनेगी और इस बार महागठबंधन के लोग जमकर होली खेलेंगे। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने के 3 घंटा के बाद इस्तीफा, चल क्या रहा है? बिहार के लोकतंत्र में मतों का चीरहरण कर सरकार में जाने वाले नीतीश कुमार लगातार 12 वोट से लेकर 1000 वोटों के बीच में हम लोगों का 25 सीट बेईमानी किया और उनसे ये बनी हुई सरकार है। इसको तो हमेशा गलत लोग ही नज़र आएंगे ना। जब मेवालाल चौधरी पर आरोप साबित हो गया था तो वैसे लोगों को नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल ने शामिल किया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है ये सरकार इस बार पूरा लूटने का मन बना लिया है। इस बार बिहार का खजाना खाली कर लिया जाए, इसके बाद मौका तो जनता देगी नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने न्यायालय में, चुनाव आयोग में काउंटिंग के लिए दरखास्त किया है, रिकाउंटिंग के लिए। आप बताइए, जो शिक्षक पोस्टल बैलेट में वोट करते हैं वही शिक्षक जाकर के आम जनता से वोट करवाते हैं। यदि वो शिक्षक को वोट करने के लिए नहीं आता है इसका मतलब पूरे बिहार में जो मतदान हुआ गलत हुआ, क्योंकि वही शिक्षक जाकर पोस्टल बैलेट पे वोट करते हैं और 1000 में 900 वोट उसी शिक्षक का दिया हुआ इनवैलिड कर देता है। ये कहाँ का इंसाफ है? अर्थात ये सरकार मत का चीरहरण कर, बेईमानी कर सत्ता में स्थापित हुआ है। जनता के बीच क्यों नहीं नीतीश कुमार ने जाकर शपथ लेने का काम किया? हम लोग के साथ जब महागठबंधन में थे वो तो गांधी मैदान में जाकर के शपथ ग्रहण किया था, लेकिन इस बार राजभवन में शपथ ग्रहण करने की नौबत क्यों आ गई नीतीश कुमार को? उसको हिम्मत है तो जनता के बीच में आकर के शपथ ग्रहण करना चाहिए। मतलब महागठबंधन का सरकार बनने की उम्मीद अभी कायम है? उम्मीद कायम क्या? उन लोगों ने दिवाली मनाया, हम लोग होली मनाएंगे। होली मनाएंगे, निश्चित मनाएंगे। विधायक आपके सामने, क्या कहेंगे आप? देखिए, विधायक तो बहुत चुने गए और ये एक शरीफ आदमी भी है और काम करने वाले भी हैं और इन पर किसी किस्म का जो है कोई दाग नहीं है। इससे पहले सिर्फ एक ही विधायक ऐसे गुजरे, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब, जो के इलाके में घूमा करते थे, लोगों से मिला करते थे, लोगों की समस्या जाना करते थे। और ये दूसरे विधायक हैं जो घूम रहे। इससे पहले 3 टर्म हम लोगों के अजय मंडल आए जीत करके, लेकिन कभी दीदार नहीं हुआ कि हाँ हमारे विधायक कौन है, किसी को हम देखें। अजय मंडल, लक्ष्मीकांत मंडल, हाँ, श्रीवास्तव, हाँ जी, कोई नहीं कोई आए ही नहीं। क्या उम्मीद क्या है इनसे?
जी उम्मीद क्या है? देखिए, इनसे उम्मीद है, लेकिन चूंकि इनकी पार्टी की हुकूमत नहीं है, जो बन पड़ेगा जितना कर सकेंगे, इनसे उम्मीद है लोगों की ये ज़रूर करेंगे। और ये मिलने वाले भी हैं, इनके घर पर भी लोग जाके मिल सकता है, या इलाके में खुद भी आएंगे। हर पर्व त्यौहार में सभी पूरे क्षेत्र में जाएंगे। अपना परिचय देंगे। और अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद शमसुद्दीन एडवोकेट हूँ, हमारा घर शाहजहांगीर है, मैं एडिशनल पीपी हूँ। विधायक जीतने के बाद शपथ ग्रहण के पहले आपके बीच क्या कहेंगे? शपथ ग्रहण के बाद देखिए, पहला हम लोग का इंटेंशन ये रहा है कि जनता को जो जिस उम्मीद से वोट दिए हैं वो उम्मीद को पर खरे उतरें और खास करके मोहल्ले में इलाके में जो कमी है उस चीज़ की भरपाई करें। इस मोहल्ले में भी कई ऐसी की ज़रूरत है, वो उम्मीद ले करके सब लोग इन पर जो है सब कंधे में कंधा मिला के सारे लोग वोट किए, यही उम्मीद है उनसे। और विकसित भागलपुर की बात करता हूँ, विकसित नाथनगर में लालटेन से कितना रोशनी की उम्मीद है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा, ये बहुत उम्मीद है कि हम लोग के उम्मीद पर पूरे से खड़े उतरेंगे। अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद फिरोज ग्राम शाहजहांगीर से बोल रहा हूँ। मुंगेर के शहीद अब्दुल हमीद चौक पर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का पुतला दहन किया। वहीं इस दौरान एनसीपी नेता संजय केसरी ने बताया कि सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति रहते मेवालाल चौधरी के इशारे पर 161 सहायक प्रोफेसर और कन्या वैज्ञानिक की नियुक्ति में जमकर धांधली हुई थी। उस समय मेवालाल की गिरफ्तारी का भी वारंट जारी हुआ था, लेकिन उच्च न्यायालय से उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुई है। एनसीपी नेता ने सीएम से पूरे मामले की जल्द जांच पूरी करवाने की मांग की है। मुंगेर से कायतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। क्या चीज के लिए पुतला दहन किया है? नीतीश कुमार, जिसको हम सब सुशासन का सुरमा वाली बोलते हैं, यह भ्रष्टाचारियों का संरक्षक है। अभी जो पुतला दहन किए हैं शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी, यह जब सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति था तो 161 सहायक प्रोफेसर और कनीय वैज्ञानिक का बहाली निकला था। सभी पद को 15-15, 20-20 लाख रुपया में बेच दिया गया। इसका जब गुवाहाट हुआ, जब निगरानी में मामला गया और निगरानी ने जब जांच करवाया तो पता चला कि 80% एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो टॉप किए थे उसको 10% पावर प्रेजेंटेशन में उसको फेल कर दिया। 10% मार्क्स जो था इंटरव्यू का उसमें 10 में 0.1 नंबर दिया गया, जिसको वास्तव में नौकरी होना चाहिए था, जो एकेडमिक में टॉप किया था। जिसको 15-15, 20-20 लाख रुपया लिया उसको इंटरव्यू में 10 में 10 नंबर दे दिया। जब निगरानी कोर्ट ने पूरे मामले की जानकारी ली और मामला को सही पाया तो मेवालाल चौधरी पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया निगरानी कोर्ट के द्वारा। यह मेवालाल चौधरी, जिसका संरक्षक नीतीश कुमार है, यह फरार हो गया था और उस समय से अभी तक इसका जांच का फाइल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है यह अभी तक दबाया हुआ है। अभी भी इसकी जांच हो तो मेवालाल चौधरी को तो जेल होगा ही होगा। इसका संरक्षण देने के आरोप में सुशासन का सुरमा वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेल के अंदर जाएंगे। सृजन घोटाला का भी संरक्षक नीतीश कुमार, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषी का संरक्षक भी नीतीश कुमार और भ्रष्ट शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का भी संरक्षक नीतीश कुमार।